हेलो। ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग। बढ़िया। तो लास्ट क्लास में याद है हमने एनएलएम स्टार्ट कर रखा था एंड एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको पीवाईक्यू होमवर्क करने के लिए। फ्रिक्शन पे थे हम। तो हम कर रहे हैं अभी डायनामिक्स। डायनामिक्स पता है आपको क्या होता है? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्सेस के द्वारा जो मोशन क्रिएट हुआ है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स में फोर्स इंक्लूड नहीं करते, डायनेमिक्स में फोर्स इंक्लूड हो जाएगा। तो आज का आपको लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बेसिक्स आपको पता भी होंगे फ्रिक्शन वगैरह के नॉर्मल से, तो आप ये मत समझना कि क्लास के बीच में आएगा समझ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू दिया था मैंने, ट्राई किया था, हो गया था ऑनलाइन। बताओ भाई। अरे बोलो कुछ, किया जाए फिर से। फ्रिक्शन के मेन मेन ये दो टाइप्स पढ़े थे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मतलब क्या है इसका? आप में से कोई ऑनलाइन? यानी कि सपोज मैंने एक ब्लॉक रख रखा है, ठीक है, और जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, ब्लॉक मूव नहीं हुआ, ठीक है, बढ़िया। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरा जो एफ एक्सटर्नल था, यानी जो मेरे द्वारा फोर्स लगाया गया, वही फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। एग्री और नोट? मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हल्का से इसका ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम, इस साइड 15 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा रहे हैं 15 न्यूटन। फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया, आगे लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। तो भी ब्लॉक मूव नहीं हुआ। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी सर 20 न्यूटन है। क्या हुआ, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है ना। यानी कि मैं जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे ही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो मेरे एफ एक्सटर्नल के इक्वल ही होगी, ठीक है। बढ़िया सर, पता था हमें। तो यानी कि मैं कह सकता हूं इस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अभी तक किस पे है, रेस्ट पे है। समझे? क्या फॉर्मूला होगा इसका? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू कौन सा, म्यू ड्यू टू स्टैटिक। म्यू क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि डिपेंड करता है। अब एक और केस लेता हूं मैंने ब्लॉक के ऊपर यहां पे फोर्स लगा दिया है 50 न्यूटन का मान लो, ठीक है। अब ब्लॉक मूव करना शुरू हो गया, बढ़िया। अब क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? बिल्कुल। क्या उसकी वैल्यू 50 न्यूटन होगी? नहीं। अब ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। अब जब ये मूव करने लग गया है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन के द्वारा है वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के इंटू में एन नॉर्मल। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? एक और काफी काम की बात कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऐसा क्यों? हमने देखा है जनरली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं
जो स्टार्टिंग में फोर्स लगाते हैं ना वो ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का ही ले लो, एक गाड़ी खड़ी है, खराब हो गया इंजन उसका, अब क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। स्टार्टिंग में क्या लगेगा हमें, हाँ काफी अच्छा खासा जोर आएगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो गाड़ी मूव होने लगी किसी स्पीड से, तो हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप समझो, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस जैसे मैंने बताया, एंड इसके ऊपर अब जैसे गाड़ी का एग्जांपल बताया तो टायर्स वगैरह होंगे, या फिर कोई बॉक्स रखा है, तो उसका भी जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, रफ ही होगा ना। बढ़िया। तो यानी कि अगर मैंने इसके ऊपर सपोज कोई बॉक्स रख दिया, तो उसका भी ऐसे ही जो सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा। अभी दोनों आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे। ऐसे घसीटेंगे तो क्या होगा, जो इसकी ये ऊबड़ खाबड़ चीजें हैं, रफ सरफेस है, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते थे, समझ लो आप, ये धीरे धीरे क्या होंगी, आगे जाके प्लेन होने लग जाएंगी, फ्रिक्शन कम होने लग जाएगा। समझे ना? नॉर्मली अगर हम कोई दो तरफ सरफेसेस को रगड़ते रहते हैं, तो एक टाइम पे जाके वो कैसे हो जाते हैं, प्लेन प्लेन से हो जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज थी वो क्या होगी, वो टूटने लग गई। इसका मतलब जब स्टैटिक था तब इरेगुलरिटीज पूरी अच्छे से ऐसे ऐसे थी, आपस में जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मूव करना मुश्किल था। अब क्या हो गया, बिल्कुल सरफेस थोड़ा थोड़ा प्लेन होता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, यानी कि जब इरेगुलरिटीज ऐसे थी तब ज्यादा लगाना पड़ा हमें फोर्स, तो इसका मतलब कोफिशिएंट भी उसका ज्यादा होगा, है ना। तो काइनेटिक का ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे कम होता रहेगा। लेकिन ये थोड़े क्वेश्चंस आते हैं एडवांस वगैरह में, मेंस में। ठीक है, आपके सिलेबस आसान है, तो आपको जो कोफिशिएंट लेना है म्यू, ये कांस्टेंट ही दिया जाएगा, मतलब डिफरेंस नहीं होगा मेनली। ठीक है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इतनी बात समझ आई? ऑफ कौन से वाली? अच्छा, क्वालिटी में तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलो बोलता हूँ मैं। नहीं से है क्या, कौन सा है? नहीं नहीं, टीवी वाला कौन सा है? जस्ट ए सेकंड गाइस। तो आज एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं। एक रफ सरफेस है, बढ़िया, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रख रखा है। हाँ कर दो। इसका मास है 5 kg। ठीक है, बढ़िया। अब मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कैपिटल एफ, और मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है जो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है 3, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 2। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि सपोज केस वन में अगर मैं जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू लेता हूं 50 न्यूटन, क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? जल्दी जल्दी जल्दी।
कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्या मतलब है सर इसका? यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कितना लगेगा, यानी फोर्स की क्या वैल्यू होगी कि उसके उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। बढ़िया, देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है कि फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू एन, जैसा हमें पढ़ा है। दे रखी है वैल्यू 3, इंटू में नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, mg, है ना? एक्शन रिएक्शन पढ़ा था ना, नीचे की तरफ mg लगता है एंड ग्राउंड लगाता है इसके ऊपर नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू इक्वल होती है mg के। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमारे पास है मास 5 इंटू में जी को मैंने 10 लेट कर लिया है, तो दैट विल बी 150 न्यूटन। का मतलब समझे? मैं जब तक 150 न्यूटन का फोर्स लगाता रहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट टस से मस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 150 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो जो ये फोर्स की वैल्यू आई है इसको हमने क्या बोला है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? तो सेकंड केस में अगर सपोज मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, केस 2 देखो, अगर मैं जो एफ एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू 200 न्यूटन लेता हूं, ठीक है, तो मुझे फटाफट से फ्रिक्शनल फोर्स बता दो। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा इस ऑब्जेक्ट में? अब ध्यान से, म्यू की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे या 2? एवरीवन, 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट हो रहा है मूव। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो हम लेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जल्दी से कर दो सोल्व। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 200 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी काइनेटिक वाला, न्यू जिसकी वैल्यू 2 है इनटू में एन, नॉर्मल, नॉर्मल हमने निकाला था 50 न्यूटन, तो दैट विल बी 100 न्यूटन। समझे? एफ नेट की वैल्यू और बता दो क्या हो जाएगी? आसान है सर, 200 माइनस 100, दैट विल बी ऑल्सो 100 न्यूटन। क्लियर हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या कहना चाहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो आपके लिए इनफ है, फ्रिक्शन में इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। कुछ नोट करने जैसा है? हाँ कर लो, फटाफट से इनके फॉर्मूले लिख लो स्टैटिक काइनेटिक के। और म्यू स्टैटिक ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक ऑलवेज। कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनेगा आप पे इस कंसेप्ट पे, ठीक है? न्यूमेरिकल आई थिंक नहीं देगा, मतलब जिसमें आपको कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो स्टैटिक की और काइनेटिक की। तो जल्दी से नोट डाउन हो जाना चाहिए फटाफट। हाँ भाई, पल्ले पड़ा? पक्का? आपको दिक्कत आई कुछ? चले आगे, फटाफट से एक क्वेश्चन कर दो। ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, करवा तो नहीं दिए थे मैंने ये, देखना एक बार। ए कार ऑफ मास 1000 kg मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए कांस्टेंट स्पीड। ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? ना ना, अलग है, चलो। कार ऑफ मास 1000 kg, हाँ ये अगला क्वेश्चन है। बिल्कुल हो गए थे, चलो फिर तो आपके।
एवरीवन याद है या फिर से किया जाए? जल्दी जल्दी बताओ। बोलो बोलो। ऑनलाइन कर लेते हैं भाई, अपने पास एक नए स्टूडेंट भी है, उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और इसी के ऊपर एक काफी अच्छा, आई थिंक एनएलएम का सबसे टफ क्वेश्चन यही था आपका, जो मैंने पीवाईक्यू भेजा था ना लास्ट क्लास में, वही। तो आंसर क्या आया था आप लोगों का उसका? ऑप्शन नंबर, बढ़िया बढ़िया, ए ऑप्शन। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों से भी हो गया था, याद है लास्ट क्लास में एक पीवाईक्यू भेजा था होमवर्क करने के लिए? ठीक है, a car of mass 1000 kg moves on a straight road, आई थिंक करवाना नहीं चाहिए, टाइम खराब हो रहा है, बट जल्दी से कर लो ये क्वेश्चन। विद कांस्टेंट स्पीड, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन कार इज, फ्रिक्शनल फोर्स आप जरूर ट्राई करना, ये आपके लिए ही स्पेशल हो रहा है कि आपको थोड़ा सा कनेक्शन मिल जाए जो क्वेश्चन है उससे। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज 500 न्यूटन। पहला एक्सेलरेशन बता दो कार की, दूसरा इंजन फोर्स, आप लोग फिर से करो, ऑनलाइन जल्दी आंसर दो। ये अलग है, हाँ हाँ, ये अलग है ना। एक्सेलरेशन क्या आई? हाँ भाई, अरे सोए हुए क्या आज? बोल ही नहीं रहा कोई। अमन, सानिया, मोहन, अरे करवा रखा है ऑलरेडी। कैमरा ऑन करना सभी अपने, बायो की और मैथ की क्लास में कैमरा ऑन रहते हैं ना, जल्दी करो। क्या हुआ भाई? बाकी को निकाल दे क्या क्लास से? हाँ अमन, क्या आंसर आया? हाँ, एफ इक्वल टू एम में लगाना था। अरे यार ये ऑलरेडी करवा रखा है आप लोगों को, और अभी भी एफ इक्वल्स टू एम ए वगैरह लगा रहे हो इसमें। बाकी सोए हुए क्या भाई? सानिया, मोहद, हितेश, हर्षप्रीत, सक्षम और दो और हैं, अंकिता एंड, तो कौन सा रह गया, नाम नहीं लिखा। अमन, अरे भाई कांस्टेंट स्पीड है, यहीं से दिख जाना चाहिए, है ना। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि सर जो एक्सेलरेशन है ना, की वैल्यू जीरो है यार। मैं अभी बोल रहा था टाइम खराब होगा, करवाना चाहिए नहीं चाहिए, तुम लोग इसी में लटके पड़े हो। एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आ गई और फोर्स की भी वैल्यू जीरो आ गई, ऐसा कर दूं? नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स जीरो है। कौन से वाला फोर्स? बताओ बताओ, जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। समझे नहीं समझे? हाँ हाँ, तो इंजन का फोर्स 500 न्यूटन,
ये बाकी तुम्हारी क्या दिक्कत आ रही है? बायो की मैथ की क्लास में कैमरा ऑन रहता है, यहाँ पे क्या हो गया एवरीवन? जल्दी से हर एक बंदे का कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? सर यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू 0 होगी, तो मैं कह सकता हूं कि अगर सपोज ये गाड़ी है, चल रही है बढ़िया अपने, तो इंजन के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, जो हमें निकालना है, एफ ई लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्स ड्यू टू इंजन। देन गाड़ी पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। अब एफ नेट क्या होगा? फोर्स ड्यू टू इंजन माइनस में फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहां से कह सकता हूं मैं एफ इक्वल्स टू स्मॉल एफ, यानी कि एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई 500 न्यूटन। समझे नहीं समझे? आप तो स्टूडेंट हुआ, क्लियर? पक्का? आगे चला जाए? नोट करोगे क्या? सेम टू सेम अगर मैं बोल दूं कि अब जो है इसका ही केस 2 ले लो, जो एक्सेलरेशन है, अब की बार क्या थी? कांस्टेंट स्पीड थी, जो लास्ट पार्ट था उसमें कांस्टेंट स्पीड थी, लेकिन अब की बार मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और मास क्या था? 1000। बढ़िया। फ्रिक्शन फोर्स था मेरे पास 500 न्यूटन। तो जल्दी से मुझे बता दो आप लोग कि नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स एंड बी पार्ट इंजन फोर्स। जल्दी करो। दोनों हजार। बढ़िया। ठीक है। जल्दी जल्दी सभी सभी का आंसर आना चाहिए। नेट फोर्स देख लेते हैं अभी। नेट फोर्स का मतलब यही है कि अब जो कार है कितने एक्सेलरेशन से बढ़ रही है आगे? 1.5, यानी कि जो उसका नेट एक्सेलरेशन है 1.5 है, तो वही कौन सा फोर्स होगा? नेट फोर्स। तो एफ नेट की मेरे पास वैल्यू आ गई है मास इनटू एक्सेलरेशन। बढ़िया। मास की वैल्यू 1000 गिवन है, एक्सेलरेशन 1.5, दैट विल बी 1500 न्यूटन। हजार हजार बोल रहे थे। अमन आपका क्या आंसर था? 1500 एंड इसका 1000। ठीक है। बाकी सोए हुए हैं भाई, ना ही कैमरा ऑन कर रहे हैं ना ही बोल रहे हैं, पता ही नहीं क्या चक्कर है। इंजन फोर्स देखो, गाड़ी है, इंजन फोर्स आगे लग रहा है, फोर्स ड्यू टू इंजन, इसको मैंने एफ से डिनोट कर दिया। पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? एफ नेट की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 1500 न्यूटन, तो एफ नेट इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इंजन हमें निकालना है, माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। कहां गया? ये रहा। कौन सा फोर्स था ये? फ्रिक्शनल फोर्स को मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूं, माइनस स्मॉल एफ,
सो दैट विल बी एफ ई माइनस 500। तो यहां से मेरे पास इंजन फोर्स की वैल्यू निकल के आ रही है 1500 प्लस 500, 2000 न्यूटन। क्या मैंने कुछ गड़बड़ की? साइन उल्टा नहीं लिखा, कंसेप्ट उल्टा लगा दिया। एफ नेट में से 500 माइनस कर दिया ना। क्या एफ नेट इक्वल्स टू, एक बार फिर से ध्यान से देखना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि नेट फोर्स में, इंजन फोर्स में, फ्रिक्शनल फोर्स में इनकी डायरेक्शंस क्या क्या लें, समझे? सबसे पहले आप बनाओगे तो स्टेप 1 होगा आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का, फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कि ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। समझे नहीं समझे? सबसे पहले ये बन जाना चाहिए आपकी कॉपी में, देन आप सोल्व करोगे। हाँ, कुछ बच्चे प्रैक्टिस के साथ साथ डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप में से कुछ है ही नहीं, एक का भी आंसर ठीक नहीं आया। और मैंने क्वेश्चन करवा रखा था ये, है ना? कह रहे थे ना, अरे सर वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। कराया था आई थिंक। कहाँ से दिखाओ? आपने एफ नेट की वैल्यू 1000 न्यूटन है। दिख रहा है इसमें? अगर आप लोग नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, एफ ड्यू टू इंजन फोर्स इक्वल टू एफ नेट प्लस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन होगा ना, जैसे आपने लिख रखा है। मानते हो नहीं मानते हो? तो मैं, हाँ, ये नहीं कह रहा कि मैंने बिल्कुल सही लिखा होगा, हो सकता है बाई चांस गलत कर दिया हो, लेकिन जो कंसेप्ट था, यानी कि ये वाली लाइन थी, ये एक्यूरेट लिखवा रखी है आपको। बाई चांस हो सकता है, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने ये माइनस यहाँ प्लस की जगह कर दिया हो। आप लोगों ने भी ऐसे ही कर रखा है क्या? पहले सोल्व करा रखा है, देखना एक बार। क्या लिखा रखा है मैंने? 1500 और 1000, माई बैड। लेकिन आई थिंक मैंने जैसे इनकी कॉपी चेक की है तो उसमें लाइन यही लिख रखी है, 1500 इक्वल्स टू एफ ई माइनस 500। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? क्या मैंने लाइन यही लिख रखी है? जल्दी जल्दी में मेरे से भी गलती हो गई, लेकिन आप लोगों को उस टाइम बोलना तो चाहिए था कि सर माइनस का उस साइड जाके प्लस होगा। हाँ भाई, आपको हुआ क्लियर? आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर है क्या हुई क्या नहीं? केवल और केवल एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है, जो कंसेप्ट था उसमें दिक्कत नहीं थी, वो वैसा का वैसा ही है, बस कैलकुलेशन में मैंने बाय मिस्टेक 500 को माइनस कर दिया था। कोई नहीं, कोई नहीं, ये ये क्लियर हुआ। चले आगे, जल्दी से पीवाई क्यू कर दो। जो पीवाई क्यू आपको मैंने ग्रुप पे भेज रखा है, आप लोग भी एक बार फोन में रख के इनको भी दिखा दो, ठीक है, क्वेश्चन दिखा दो। टाइम लगेगा, मैं यहाँ नोट डाउन करूंगा तो कर ही देता हूँ, चलो। कहाँ गया? कार का मास गिवन है कितना? 2 × 10⁻³ ठीक है, travels in straight line at a constant speed।
travels in straight line with a constant speed. Its speed is 15. Speed is 15 meters per second. बढ़िया. At certain moment t equals to 0. At certain moment t equals to 0 second. It accelerates with a constant acceleration of with a constant acceleration of 2 meter per second square in the same direction as the velocity. In the same direction as the velocity. The constant friction force is 2000 Newton. काफी टाइम लगता है. The constant force is 2000 Newton. The force is F1 and F2 exerted by the engine. Exerted by the engine in the first and second segments. The first and second segments. जल्दी जल्दी करो जिसका नहीं हुआ था. हो गया था. वाह. हाँ, पीछे वाले में क्या दिक्कत आ गई थी फिर? ये तो उससे हार्ड है. अरे वाह यार. क्वेश्चन तो हो गया, इसका मतलब आपको आ गया था. पीछे वाले में क्या दिक्कत हो गई थी? पता नहीं क्यों. अच्छा. आपने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बाकी आंसर दो, उसके बाद आगे चलेंगे. ठीक है, बढ़िया. सभी का आ गया? चला जाए आगे. अब देखो, दो सेगमेंट्स बता रखे हैं. आप ट्राई कर रहे हो? बढ़िया. चलो 2 मिनट और रुकते हैं. बाकी जो महाशय स्टूडेंट्स है जो बोल नहीं रहे, वो भी आई थिंक ट्राई कर रहे होंगे.
बातें नहीं। वापिस ट्राई करो जल्दी से, है ना, बिना देखे को हटाओ आगे। अब पहली बार ही आपने क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, तो पहले अगर आपको टाइम लगा था तो अब तो वापस फटाफट 15-20 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, तो पेज पलटो और अब बताओ। हाँ अब, अरे वाह यार, कितने स्मार्ट है। चलो देखो सभी इधर, ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड पे, आप भी। जो फर्स्ट सेगमेंट है और सेकंड सेगमेंट है, आई थिंक इसी में ही कई बच्चों को दिक्कत आई होगी कि यार क्या कहना क्या जाता है सर। फर्स्ट सेगमेंट जब हमारी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमें दी नहीं गई है, लेकिन हमें पता है वो जीरो होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कार, समझे? यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब फोर्स जीरो। बढ़िया। कौन सा फोर्स जीरो? एफ नेट। ठीक है, जो ऑप्शंस ऐसे ट्रिकी ट्रिकी दे रखे हैं कि जो एफ ड्यू टू इंजन फोर्स है वो भी जीरो दे रखा है, तो जल्दी जल्दी में वहां पे क्वेश्चन पेज में लाने के चक्कर में सॉरी सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, नहीं करनी है। ध्यान रखना एफ नेट की वैल्यू जीरो है, ना कि फोर्स ड्यू टू इंजन की। या फिर कह लो एफ वन, एफ वन क्या है? फोर्स ड्यू टू इंजन। तो एफ वन की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, अब फटाफट से मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा दो कि हाँ सर, जो इंजन है वो आगे फोर्स लगा रहा है F1 और पीछे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अब एफ नेट की वैल्यू जीरो है, यानी कि F1 की वैल्यू मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल निकल के आ गई, इसकी वैल्यू क्या है? 2000 न्यूटन। समझे नहीं समझे? तो F1 की वैल्यू 2000 न्यूटन आ गई है। गलती करने के चांसेस यही है कि F1 इक्वल्स टू जीरो आप कर दें। ठीक है, नहीं करना है। आगे आ जाओ सेकंड सेगमेंट में, यानी कि जब जो कार है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे जो एफ नेट की वैल्यू है वो क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरे पास ऑलरेडी 2000 गिवन है, टू ही है ना? हाँ, 2000 kg इंटू में एक्सेलरेशन है मेरे पास 2, तो दैट विल बी 4000 न्यूटन। ठीक है, तो अब एफ नेट की मेरे पास वैल्यू आई थी यहां से F1 माइनस F1 माइनस स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है? फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ पा रहे हो ना? बार बार मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूं। F1 की मेरे निकालनी है मुझे वैल्यू। ठीक है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन मुझे गिवन है 2000 न्यूटन, और एफ नेट की वैल्यू मैंने निकाल ली 4000 न्यूटन। तो फोर्स ड्यू टू इंजन F2 होगा यहाँ पे, सॉरी, फर्स्ट में F1 था, सेकंड में F2 था, तो F2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6000 न्यूटन। F1 F2 क्लियर है? बढ़िया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं फिर नए कंसेप्ट की ओर। ना ना, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे और आपका PYQ ही है। चला जाए आगे, नोट डाउन कर लिया आपने साथ ही साथ? बढ़िया, आगे आ जाओ। मैंने बोला कि एक कार है जिसकी जो वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ए कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। एक कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एक्स अपोजिट टू इट्स मोशन। एक कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एक्स अपोजिट टू इट्स मोशन।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए गिवन है, कार हैज कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। कार हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन and speed decreases uniformly. Option B है, velocity increases because acceleration is constant. Because acceleration is constant. डी ऑप्शन, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर कार एक्सेलरेशन बिकम जीरो, बिफोर इट स्टॉप। जल्दी से बता दो। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो 5 ऑप्शन थे, लेकिन टाइम लग रहा है काफी लिखने में। कल से मैं पीपीटी वगैरह ही बना के लेके आऊंगा, ऐसे तो काफी टाइम लग रहा है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ए, ऑनलाइन, एक सेकंड, सुनाई नहीं दिया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आराम से बोलना, आवाज नहीं आ रही वहां पे। हाँ अमन, कौन कौन सा बता रहे थे आप? सी, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होगी या फिर वेलोसिटी जीरो होगी? एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है? फोर्स जीरो है ना? लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, सोचो। क्या आपने बोला? आपकी स्टेटमेंट ठीक थी, कार इज मूविंग एट ए कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स। का मतलब फोर्स तो कभी जीरो नहीं होने वाला। आप कह रहे हो एक टाइम पे जाके रुकेगी, बात ठीक है। रुकने का मतलब क्या है? उसकी क्या जीरो हुई? वेलोसिटी जीरो हुई। एक बार फिर से समझो आप सभी। अमन ने कहा है कि सर ऑप्शन थर्ड भी हो सकता है। एक टाइम पे जाके सपोज कार ऐसे चल रही है, चल रही है बढ़िया बढ़िया, इसके पीछे की साइड फोर्स लग रहा है, तो एक टाइम पे जाके रुक गई वो रेस्ट पे, देन पीछे बढ़ेगी, तो इस मूवमेंट पे उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। अमन ने ये कहा है, ठीक है, करेक्ट अमन, ये बोलना चाहते थे ना? हाँ, लेकिन 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 ये स्टेटमेंट गलत है। क्या पड़ेगी? नहीं, हाँ हाँ, वही तो पूछा मैंने, संभावनाएं हो सकती हैं। कोई नहीं, आपका आते हैं अभी। तो फटाफट से देख लो, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। एक्सेलरेशन अभी भी पीछे की तरफ लग रही है। अमन क्लियर है या और कुछ पूछ रहे थे? रुको रुको एक बार। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अरे तो इसमें क्या बोल रखा है हमें? कार एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। नेगेटिव है फोर्स, मान ली मैंने कि जो ऑब्जेक्ट है रुक जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, हमें नहीं पता, अभी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हम नहीं बता सकते कि कब रुकेगा ऑब्जेक्ट, कितने टाइम में रुकेगा, कितने डिस्टेंस में रुकेगा, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमें बोल रखा है कि कार की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। बताओ बताओ, आया समझ? ए, बी भी हो सकता है क्या हितेश? Velocity increases because acceleration is constant. हाँ हाँ, वेलोसिटी इंक्रीजेस या फिर स्पीड इंक्रीजेस, यानी कि वेलोसिटी अगर सपोज मैंने पहले राइट साइड पॉजिटिव ले रखी थी,
ठीक है, तो एक टाइम पे जाके रुक गया, पीछे की तरफ बढ़ेगा ऑब्जेक्ट, चलता जाएगा, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, आगे माइनस का साइन आ जाएगा, -2 बढ़ा है, फिर -10 बढ़ा। हाँ, समझे? तो आपके इतने ज्यादा लाइक ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसमें मैं यही बताना चाहता था कि आपका एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 ही है, ना कि वेलोसिटी। ठीक है, हम डेली लाइफ से कनेक्ट करने के चक्कर में सो जाते हैं, सोच जाते हैं कि हाँ अब अगर ऑब्जेक्ट रुक गया है तो सब कुछ 0 हो गया उसका। ठीक है, लेकिन नहीं, फोर्स अभी भी लग रहा है। ठीक है, सेकेंडली, वेलोसिटी इंक्रीजेस बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट नहीं। ठीक है, हाँ आपने काफी आगे तक का सोचा है, लेकिन उतना ज्यादा सोचेंगे तो हमें ये केस भी कंसिडर करना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, उल्टी। समझे? एवरीवन क्लियर है? ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होगी? कंसेप्ट हुआ क्लियर? बढ़िया लगा कि हाँ क्वेश्चन तो आसान सा लग रहा था स्टार्टिंग में दिखने में, लेकिन कुछ तो बात थी इसमें, कि जब मैंने बोला कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा डर लगा। देखते हैं बाकी ऑप्शंस को, और सभी सभी ने एक एक ऑप्शन बता दिया। आई होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक और क्वेश्चन कर दो ऐसा ही। अभी जो PYQ आया है ना, तो मैं उसके लिए रेडी कर रहा हूं आपको। ठीक है, उससे पहले आपको उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दूं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आप PYQ करोगे तो आपको लगेगा कुछ ही नहीं है, ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ। ए साइक्लिस्ट इज मूविंग, ए साइक्लिस्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, the resultant forward force decreases, the resultant forward force decreases steadily but remains positive, but remains positive। राइटिंग बता देना भाई, जल्दी जल्दी में मैं लिख रहा हूं तो इधर उधर जा रही है। थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए गिवन है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस व्हाइल स्पीड कंटिन्यू टू इंक्रीज। while speed continue to increase, acceleration increases while speed increases, acceleration increases while speed increases। तीसरा, acceleration remains constant, acceleration remains constant while speed increase। D, both acceleration and speed decreases, both acceleration and speed decrease। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी है साइड में छोटा सा, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। फटाफट, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं।
क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके। बढ़िया। हाँ भाई, इंडिविजुअल आंसर दे दो, डिस्कस करके नहीं सर, हम तो अच्छे से मिल बांट के आंसर देंगे इकट्ठा। बताओ बताओ क्या रहा है। डी। ठीक है। आपका? थोड़ा सा और टाइम, ठीक है। आपका स्टूडेंट? बी। ओके। डी। ठीक है। बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड डिक्रीज। यानी कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ फिर तो। जैसा मैंने सोचा था आप लोग वैसा ही सोच रहे हैं। किस हो गए? हाँ भाई, बच्चे ये ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन वाले फिस ही हो गए बिल्कुल ही। इज्जत बचा लो अपनी, फटाफट आंसर दो। ए ऑप्शन। ठीक है, दो बच्चों का ए ऑप्शन आ चुका है इनमें। बी ऑप्शन। क्या क्या सानिया, आपका क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ओके। तो करेक्ट आंसर ए है। मायूस नहीं होना है आपको, थोड़ा सा समझना है। ठीक है। क्या हो गया? साइक्लिस्ट यानी कि दिस वन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। द रिजल्टेंट फॉरवर्ड फोर्स डिक्रीजेस। ध्यान से समझना, कलर चेंज क्यों नहीं होता इनका। रिजल्टेंट फॉरवर्ड फोर्स डिक्रीजेस, यानी कि मैं पेडलिंग कर रहा हूं अभी, ठीक है, साइकिल चला रहा हूं आराम से। अब मैंने क्या किया कि मेरी जो, एक सेकंड, स्पीड मैंने जो भी मेरी थी, ठीक है, पेडलिंग कर रहा था अच्छे से, मेरी पूरी एनर्जी की बजाय अब मैंने हल्के हल्के से पेडल थोड़े थोड़े कम कर दिए। ठीक है, पेडल में मारे जा रहा हूं, लेकिन मैंने अभी अपनी इंटेंसिटी कह सकते हो पावर उतनी नहीं लगा रहा। क्या स्पीड बढ़ेगी? अभी मैं पेडलिंग कर रहा हूँ साइकिल की, बढ़ेगी यार, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, या फिर अभी भी समझना आया हो तो एक बार फिर से, फॉरवर्ड फोर्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, फोर्स डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। सबसे पहले तो ये क्लियर। ठीक है, बाई इक्वेशन ही हमें पता लग गया। बात आई स्पीड की, स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने बोला कि सपोज, एक एग्जांपल लो, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड पे मैं, एक्सेलरेशन मेरी फिलहाल है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड बाद मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? एवरीवन थोड़ा समझना अच्छे से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मेरी एक्सेलरेशन है, एक सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, 15 हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर हुआ? सिंपल v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दो चाहिए, उससे भी आंसर 15 आएगा। पता लग गया सर। अब मैंने बोला, मैंने एक्सेलरेशन कम कर दी, मैंने कर दी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब अगली सेकंड में मेरी एक्सेलरेशन स्पीड क्या हो जाएगी? 18। है ना? 15 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, है? आपको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, ये दिख रहा है क्या आपको वहां पे ऑनलाइन? बोर्ड विजिबल है? ठीक है, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड थी स्पीड चल रही थी, पहले 5 मीटर पर सेकंड की पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी, अब मैंने कर दी कम, एक्सेलरेशन को कम कर दिया, 3
अब क्या करोगे, 15 से 80 नहीं होगा या नहीं होगा, लगाओ v इक्वल्स यू प्लस 80, अगर नहीं सोच पा रहे तो। एक्सेलरेशन कम हुई है, ठीक है। सपोज मैं हर महीने बैंक के अंदर लाख लाख रुपए डाल रहा हूं अपनी सेविंग्स के लिए, ठीक है, फिर मैंने अगली साल चेंज कर दिया, मैं 50,000 रुपए डालने लग गया, पैसे तो बढ़े ही जा रहे हैं, भले ही मैंने पैसे डालने कम कर दिए हूं, लेकिन अभी तो डाल रहा हूं, पैसे तो डाल रहा हूं, ये तो है नहीं, निकालने शुरू कर दिए मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू घटी है, ना कि डायरेक्शन, तो स्पीड डिक्रीज नहीं होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है, मान ली सर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। समझे नहीं समझे? खेल किसका था इस क्वेश्चन में कि सर जो डायरेक्शन है ना, जगह है क्या, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अभी भी मोशन की साइड में ही है, यानी कि मोशन की और जो फोर्स की, मतलब वेलोसिटी कह लो या फिर जो मोशन की डायरेक्शन है वही सेम है अभी तक। अगर आपका जो ऑप्शन डी बोल रहे थे आप, बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड डिक्रीज, ये कब होता कि जब मैं एकदम से बोल देता कि मैंने ब्रेक लगा दिए, अभी तक मैं पैडल मार रहा था साइकिल पे, मैंने पैडल मारना कम कर दिए, लेकिन अगर मैं ब्रेक लगा देता तो इसका मतलब जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग गया, ठीक है, तब क्या होता, मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती और जो स्पीड है वो होती डिक्रीज, ठीक है। समझे नहीं समझे? डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, कान खोल के सुन लो, आगे से ध्यान रखना। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है सर। स्पीड कंटिन्यू टू इंक्रीज, बिल्कुल, मैं मुझे आ गया समझ, अभी आपने समझा दिया। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो उसका, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस नहीं, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रहा है, फोर्स डिक्रीज मतलब कि एक्सेलरेशन भी डिक्रीज। थर्ड ऑप्शन, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी। डी ऑप्शन जिसमें कंफ्यूजन हुई, बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड डिक्रीजेस, यहां पे एक्सेलरेशन तो डिक्रीज हो रही है, करेक्ट है, लेकिन स्पीड क्या होगी, अभी भी इंक्रीज होगी। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा दिया, 10 से 15 हुई 5 बढ़ी, 15 से 18 हुई 3 बढ़ी, ठीक है, अभी भी बढ़ रही है, घटी नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन घटी है, स्पीड नहीं। एवरीवन क्लियर है? चला जाए आगे। ऑप्शन नंबर ई, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, पर दो ऑप्शन, चलो सभी ने नोट डाउन कर लिया था? एक और कर दो जल्दी से। सेम टू सेम अगर मैं इस क्वेश्चन में ही बोल देता कि जो फोर्स है वो डिक्रीज की बजाय इंक्रीज कर रहा है, केस 2, फोर्स कर रहा है इंक्रीज, अब क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? बढ़िया। और जस्ट ए सेकेंड, या फिर चलो आगे। अब क्या है, एक रॉकेट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉकेट को जब मैं लॉन्च करता हूं तो उसके अंदर गैस होती है, उसी की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स है पैदा होता है ना, धीरे 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 गैस, सॉरी गैस गलत बोल गया, जो उसके अंदर फ्यूल होता है, ठीक है, वो फ्यूल धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वो फ्यूल थ्रस्ट पैदा कर रहा है, खर्च हो रहा है, हमें पता है, तो बढ़िया, यानी कि इसका मास घट रहा है ना, टाइम के साथ साथ मास घट रहा है, बढ़िया। तो मुझे बता दो अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रॉकेट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में बताओ। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, जो अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बता दो।
हाँ भाई क्या, अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट, यानी कि जो थ्रस्ट लग रहा है ना, रॉकेट ऊपर जा रहा है ना, तो जो उसके ऊपर रॉकेट फोर्स खुद के ऊपर लगा रहा है, एक तरीके से जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो क्या है, कांस्टेंट, नेट फोर्स कांस्टेंट है, समझे। अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, ऊपर की साइड जो नेट फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। अभी तक क्या देख रहे थे, जब हम ग्राउंड के ऊपर थे तब आगे लग रहा था एफ एक्सटर्नल या फिर इंजन के द्वारा फोर्स कह लो, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा था। अब कहानी बादलों में यानी आसमान में आ चुकी है। अब ऊपर क्या लगेगा, वही फोर्स ड्यू टू इंजन, यानी जो रॉकेट अपने इंजन से जो फोर्स लगाएगा वो लगेगा ऊपर की साइड, बढ़िया। नीचे की साइड एक तो लगेगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, प्लस में एयर रेजिस्टेंस। समझे नहीं समझे, पहले तो ये बताओ ये क्लियर है। हाँ सर, ये दो टाइप के फोर्स लग रहे होंगे उस पे, रॉकेट पे। एवरीवन, ऐसे कैसे मुंह बना रखे हैं, नहीं हुआ क्या? हाँ, ऑनलाइन समझ गए ना, या नहीं समझे? फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आया? ऊपर की तरफ जो रॉकेट है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अपने इंजन से। नीचे की तरफ एक ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लग रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी, ठीक है, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में देखें तो। क्लियर है? तो अब मैं कह सकता हूं कि जो एफ नेट आएगा, सपोज फोर्स ड्यू टू इंजन मेरे पास 2000 न्यूटन है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एयर रेजिस्टेंस मिला मिलू के 1000 न्यूटन है, एफ नेट मेरे पास 1000 न्यूटन आ गया। सपोज कांस्टेंट है ये, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी क्या? नहीं। क्यों? हाँ इंक्रीज होगी, करेक्ट है। क्यों? जल्दी से देख लो, आंसर है इंक्रीज होगी। वाई सर? आपने तो पढ़ाया है फोर्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यही दिक्कत है, जल्दी जल्दी में यही टेप आओगे एंड नेगेटिव मार्किंग। तो ध्यान से देखना, जो रॉकेट है उसका मास भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। सिंपल सी इक्वेशन लिख दो यार, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया है मुझसे? एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन को एक साइड रख लो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। क्लियर है? क्या क्या चीज कांस्टेंट है, क्या क्या नहीं है, पहले तो वो देखो। फोर्स कांस्टेंट है ना, बोला क्या है क्वेश्चन में, अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट। एवरीवन क्लियर हुआ? फोर्स कांस्टेंट, इसका तो कोई जो है डिफरेंस नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना एक्सेलरेशन वगैरह पे। मास कांस्टेंट होता था अभी तक, ठीक है, अभी तक मास कांस्टेंट होता था, फोर्स वेरिएबल। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जो फ्यूल है वो कम हो रहा है, तो यानी मास भी कम हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो इसका मतलब मास कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। समझे नहीं समझे? वही बात होगी यार, एक स्कूटी खड़ी है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, एक बड़ी गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, कौन तेज चलेगी? स्कूटी चलेगी। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? ये ऑब्वियस सी बात में हमें पता है, जो मास है ना दोनों ऑब्जेक्ट का वो अलग अलग है, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है। सेम टू सेम इसमें है। स्टार्टिंग में सपोज जब रॉकेट जस्ट लॉन्च हुआ था, तब उसका मास था 5000 किलोग्राम। अब जब वो अपनी सरफेस से सपोज 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया, कैसे पहुंचा, यानी कि अपनी जो थ्रस्ट है उसकी वजह से, थ्रस्ट फोर्स की वजह से, तो तब उसका फोर्स जो मास हो गया वो हो गया 3000 किलोग्राम, यानी 2000 केजी की जो उसके अंदर फ्यूल भरा गया था वो वेनिश। मास कम हो गया, ऑलरेडी उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सारा खेल इसी का ही है कि जो फोर्स है वो आपको कांस्टेंट दे रखा है। अगर मैं ये बात नहीं बोलता कि फोर्स कांस्टेंट है, तो हम नहीं बता सकते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से, फोर्स कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, बढ़िया, ठीक है। ये रॉकेट है, ऊपर जा रहा है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स ही तो कांस्टेंट होगा, नेट फोर्स हमें पता है कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड करती है, हमने देखा कि F इक्वल्स टू एम में पढ़ाया हमने, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, तो मैं एक्सेलरेशन को एक साइड ले आया,
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। अब जो जो चीज कांस्टेंट है उनको हटा दो। मैंने देखा फोर्स कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं आना। फिर एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के आ गया। मास कम हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ेगी। ये तो हो गई बाई इक्वेशन। अब फील लेने के लिए मैंने आपको रियल लाइफ में बता दिया, समझे। अगर सपोज एक ट्रैक्टर है, ठीक है, वो लोड खींच रहा है, ट्रॉली वगैरह आपने गांव वगैरह में किसी ने देखा होगा, तो ऐसे कुछ उसके ऊपर मैंने 100 बोरी रख रखी है, उसके बाद हटा के 50 कर दी। अब ट्रैक्टर तेज चलेगा नहीं चलेगा? दिख रहा है हमें, मास कम हो गया, अपने आप एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको, क्योंकि अभी तक हमने मास कांस्टेंट लेके सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब मास भी वेरी कर रहा था। चले आगे। नितेश, आया समझ? सही सही बताना कि नहीं सर उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है अभी। सही सही बताओ, हो गया अच्छे से क्लियर? बढ़िया। तो आगे चला जाए, पीवाईक्यू करते हैं इसका। एक सेकंड। हाँ ये रहा पीवाईक्यू। जल्दी से देखेंगे यहाँ पे। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक। आपका 2018 का है ये। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक a constant resultant force greater than zero acts on the train in the direction of the train's motion. Acts on the train in the direction of train's motion. In direction of train's motion. बढ़िया. What happens to the magnitude of the acceleration? What happens to the magnitude of acceleration? And the magnitude of velocity. While force is acting. जल्दी से थोड़ा सोचो इसके ऊपर। एक बच्चे का आंसर भी आ चुका है, आई थिंक ने बताया। क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज? कांस्टेंट, ओके। व्हाइल फोर्स इज एक्टिंग। मैंने आग मत कटवाना यार। एंट्री। हाँ अंकिता।
आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम कैसे लग रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? अमन, क्या आंसर आया? बढ़िया, बहुत करेक्ट आंसर है आपका। बढ़िया बढ़िया। बाकी लोग सोए हुए हो क्या? अमन अमन, क्या हो गया भाई? आंसर नहीं आया अब की बार? क्या समझ नहीं आया? अच्छा, सेम ही आया है, बढ़िया। आप लोग भी आंसर दिया करो यार, बाकी जो नहीं बोल रहे हैं अभी तक। कल से तो ये कंपलसरी होगा भाई, कैमरा ऑन करके बैठना है। आज तो चलो पता नहीं कौन कैसे लेट के पढ़ रहा होगा, इसी में पढ़े पढ़े। ओ, ओके ओके, ठीक है। नहीं नहीं, कोई नहीं, फिर तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप लोग क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे पिछले 3 4 से भी हार्ड हार्ड वाले, समझ नहीं आए थे ना? आगे थे, क्या दिक्कत आ गई? क्या आंसर आया? सेम? हाँ भाई। तो कौन बताएगा? चलो देखो भाई, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, आपका पीवाई क्यू है ये, ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, ले देखिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, एफ इक्वल्स टू एम ए। अब जो जो चीज कांस्टेंट है वो लिख दो यार। फोर्स दे रखा है, हाँ दे रखा है सर। ए हॉरिजॉन्टल, एक कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर देन जीरो। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये भी हो सकता है फोर्स ही जीरो, है ना? लेकिन क्वेश्चन में ये हमें स्पेसिफाई कर दिया, फोर्स जीरो से बड़ा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन लग रही है, कांस्टेंट है। बढ़िया, ठीक है। मास चेंज हो रहा है, क्या ये बोल रहा है कि ट्रेन अपना एक एक डब्बा छोड़ती जा रही है पीछे? अगर ऐसा होता तो हम कहते कि हाँ सर मास भी चेंज हो रहा है, लेकिन मास भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। मास फोर्स देखना कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले, देन आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। सेकंड आ जाओ स्पीड पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, तो यानी कि स्पीड क्या होगी? टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जो स्पीड है वो क्या होगी? इंक्रीज। हाँ हाँ, आपस में बोलते रहो, यहां बोलना था ना। आपको स्टूडेंट हुआ क्लियर पक्का? तो अब की बार भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था इसी वजह से। कोई नहीं, चला जाए आगे प्लीज। कांस्टेंट क्या? जीरो हुआ तो, लेस देन जीरो हुआ तो, हाँ हाँ, नेगेटिव में अब कंडीशन है, सपोज मैं कह दूं कि अभी तक आगे जो है पार्टिकल चल रहा था, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव लग रहा है, तो यानी कि स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। कह सकता है कि फोर्स, एवरीवन क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जो फोर्स है वो नेगेटिव होता तो, ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब ही यही है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, पॉजिटिव ये है तो नेगेटिव ये है, ठीक है, तो यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर मैं इसमें कह देता कि कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं लिखता एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी,
नो डाउट, ठीक है। और स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्पीड उसी साइड चल पड़ेगी, मतलब कि बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट पहले से इस डायरेक्शन में चल रहा है पॉजिटिव में, तो धीरे धीरे घटेगी, जीरो होगी, वापिस से पीछे बढ़ेगी। स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर? सो रहे थे क्या? दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ उतने अच्छे से? तो क्वेश्चन है, अभी क्या बोला गया है कि पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं डी स्पीड से, ठीक है, एक्सेलरेशन भी यही लग रही है। एक्सेलरेशन का मतलब कह लो फोर्स, फोर्स भी यही लग रहा है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। बढ़िया, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब आपने बोला ये केस 1 है ना, ये है केस 1। केस 2 में आ जाओ, स्पीड मान लो इसी साइड है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ही है, लेकिन अब की बार नेगेटिव है, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो स्पीड है इसमें तो इंक्रीज होती जा रही थी, अब क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है, देन जीरो होगी, देन इंक्रीज होगी। कैसे? सबसे पहले ऐसे जा रहा है ना, यहां पे रुक गया, क्लियर है, फिर वापस यहां बढ़ेगा ऐसे। क्लियर हुआ? अभी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पक्का? चलो आगे, वर्क एनर्जी पावर शुरू किया जाए। आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ। हमने आज 2 PYQs करे, थोड़ा सा एक कंक्लूजन रखते हैं अभी तक का। मेन हमने FRICTION देखना, रिवीजन करवा रहा हूं पूरे लेक्चर की, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके बारे में पढ़ा था। बढ़िया, हमने ले दे के सिर्फ एक इक्वेशन को ही अच्छे से मतलब यूज किया, यानी कि जो एफ नेट होता है, ठीक है, कोई भी गाड़ी के लिए, वो क्या होता है, फोर्स ड्यू टू इंजन माइनस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू इंजन माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है? इसके अंदर थोड़ी साइन कंफ्यूजन हो गई थी, नहीं होनी चाहिए आज के बाद। हमें इंजन फोर्स पूछा गया था, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, अरे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है माइनस कर दो, नहीं, इंजन फोर्स का मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेट फोर्स में ऐड होगा। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, एवरीवन आप लोग भी सुन लो, ठीक है, ऑनलाइन भी। आज अभी के अभी आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार वापस से गो थ्रू करना है, क्लास खत्म होते के होते ही अपने आप से, ठीक है, जल्दी जल्दी, कितनी, मेरे हिसाब से 4-5 मिनट लगेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप एआई का हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, गूगल का भी, गूगल में इनबिल्ट एआई आता है। जो भी आपका कस्टम डाउट हो है, मतलब जैसे भी आपके दिमाग में जो भी उठे क्वेश्चन कि ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हो सकता था क्या, जैसे आपको अभी आया था, है ना, कि अगर क्या, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मुझसे पूछ लेना। बाकी ठीक से पूछना, आई थिंक प्रॉम्प्ट ढंग से डालोगे तो वो बढ़िया आंसर देता है। अच्छा कोई नहीं, तो पहला स्टेप है वापिस से रिवीजन करनी है अभी के अभी, क्लास खत्म होते के होते ही, ठीक है। दूसरा, जो चीज आपको ना आए वो वहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, एंड मेरे से अगली क्लास में आप पूछ लेना। तो आगे चला जाए, हाँ, मतलब कंक्लूजन देख लेना एक बार फटाफट से। हमने आज आज ये एक कंसेप्ट पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है, PYQ आ रखा है, आगे भी आने की अच्छी खासी संभावना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ का, NLM सेकंड, है ना, F=ma। यहां पे हमें बार बार कंडीशंस दे रहा था, एक्सेलरेशन हमसे पूछी जा रही थी, एक बार क्या करता, फोर्स को बढ़ा देता, घटा देता, डायरेक्शन चेंज कर देता,
दूसरी बार क्या करता, मास। मास अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, कांस्टेंट था सर, लेकिन रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जा रहा था उसका मास कम हो रहा था, तो उसने मास की जगह फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, तो आप उसमें लुढ़क गए। ऐसा नहीं करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फटाक से आपको देखना है कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन कौन सी वेरी हो रही है, कैसा रिलेशन है उनके बीच। एक बार फिर से एग्जांपल, अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रख देता और मास को वेरी कराता तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मास से। मास बढ़ा एक्सेलरेशन घटा, मास घटा एक्सेलरेशन बढ़ा। क्लियर है? तो आज का सार यही है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वर्क, एनर्जी, पावर। वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी आपका बढ़िया एक PYQ आ रखा था, थोड़ा सा वो लाइक गलत उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था अपनी साइड से, लेकिन हम देखते हैं अभी। जस्ट ए सेकेंड। देखो, ये जो चीजें है ना, ये आपस में रिलेटेड है काफी अच्छे से। जैसे कि जो फोर्स है, अगर हमने किसी पे फोर्स लगाया तो यानी कि क्या हो गया, वर्क हो गया, है ना। देन वर्क को बोलते ही क्या है, एनर्जी से क्या, पावर। बढ़िया। जो फोर्स है इसने क्या किया, कोजेज मोशन। मोशन यानी कि स्पीड वगैरह को जन्म दिया, यानी आ गया है। हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है बढ़िया मोशन में आ गया है। अब क्या होगा, वर्क इज डन व्हेन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। तो वर्क इज डन व्हेन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। बढ़िया। यही आसान आसान से आपने डेफिनेशन पढ़ी है, यही आपको अभी पढ़नी है। 9th क्लास की बातें बताओ। एनर्जी को पता ही है हमें, जो एनर्जी की बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी इज दी एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज दी एबिलिटी टू डू वर्क। बढ़िया। देन पावर टेल हाउ फास्ट वर्क इज डन। टेल्स हाउ फास्ट वर्क इज डन। क्लियर हुआ? फोर्स, मोशन, ठीक है, मोशन को जन्म दिया। देन वर्क, वर्क था क्या, यानी कि जब फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया, ठीक है, तो क्या हो गया, हमसे वर्क हो गया, हमने काम किया। देन एनर्जी, एनर्जी का मतलब ही है एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की क्षमता, उसी को एनर्जी बोलते हैं। डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं हम तो ये, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म्स भी तो यही होगी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। देन पावर, पावर में हमें पता है कि कितना ज्यादा, हाउ फास्ट वर्क इज डन, ज्यादा नहीं सॉरी, कितनी जल्दी हम काम को अंजाम दे पा रहे हैं, हाउ फास्ट वर्क इज डन। आपको बेसिक बेसिक सी ये डेफिनेशन क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? बढ़िया। तो चलते हैं आगे। नोट डाउन करना है क्या, कर लिया हुआ आई थिंक। तो थोड़ा सा वर्क को हम अब डीपली पढ़ते हैं। डीपली तो क्या, आसान ही है, 9th क्लास का है आपके, उससे आगे है ही नहीं। वर्क था क्या, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स कोजेज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि when force causes a displacement। अगर मैं जो दीवार है उसको धकेलता रहूं, फोर्स लगाता रहूं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा। क्लियर है? बढ़िया। तो यानी कि मैं कह सकता हूं वर्क डन इक्वल्स टू
एफ डॉट एस, क्लियर है? एफ डॉट एस, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है हमें। ये बीच में डॉट क्या आ गया? डॉट प्रोडक्ट जानते हो आप, डॉट एंड क्रॉस। एफ क्रॉस एस क्या होता? आप एफ क्रॉस एस, ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी साइन थीटा, बढ़िया। ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा। एवरीवन, ये बेसिक्स थोड़े थोड़े से आपके क्लियर थे? पक्का? ऑनलाइन? ये दो काफी आसान सी प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की, आई होप आप लोगों को पता थी। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, बढ़िया। अब कोस थीटा कब जीरो होता है ये बताओ? यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो वर्क है वो जीरो होगा, कब कब होगा? केस वन, यानी कि सर फोर्स जीरो, बढ़िया, बर्डन जीरो। केस टू, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब भी अभी देखा मैंने, मैं दीवार के धक्का लगाए जा रहा हूँ, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वर्क कुछ नहीं किया मैंने, फोर्स मैंने लगाया है, ठीक है। केस थ्री बताओ, जब जो थीटा है, सॉरी जो कोस थीटा है वो जीरो हो, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 ना, जीरो कैसे होगी? जीरो बोला तुम में से कोई? मैं खुद सोच में पड़ गया। यानी जो थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ट्रेन में ना, ट्रेन स्टेशन में जो कुली होते हैं, कुली बोलते हैं ना, जो अपना सामान उठाते हैं, ठीक है, कोई नहीं, महाराष्ट्र साइड आई थिंक काफी ज्यादा होते हैं। हाँ, तो यानी कि सपोज मैं काफी भारी बक्सा अपने सर पे उठा के आगे लेके जा रहा हूँ, क्या मैं वर्क डन कर रहा हूँ? फोर्स भी लगा रखा है मैंने ऊपर की तरफ, मैं आगे चल भी रहा हूं, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फोर्स मैंने पकड़ रखा है, जो बक्सा भारी बॉक्स, फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, है ना, चल मैं आगे की तरफ रहा हूं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो भी मैं कह सकता हूं कि वर्क डन क्या होगा? जीरो। फटाफट से नोट डाउन कर लो, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। पक्का? चला जाए आगे, करें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? हाँ एक बार फिर से मन। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लास भी हम बस एंड अप करने ही वाले हैं। 5 मिनट बस, और 5 मिनट, एक ही क्वेश्चन कराना है, ठीक है, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन करा देता हूँ थोड़ी, कब वर्क डन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, जीरो मैंने बता ही दिया। यूनिट क्या होगी वर्क डन की बताओ? यूनिट जूल, और एनर्जी की, एनर्जी की क्या होगी? जूल। मैंने अभी बताया कि ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड ही है लगभग, है ना, तीनों चारों, बढ़िया। वर्क डन की एनर्जी की यूनिट सेम बता दी सर आपने। अब फटाफट से एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर दो, जस्ट ए सेकेंड। एग्जाम्पल, ए फोर्स डज 900 जूल वर्क, ए फोर्स डज 900 जूल ऑफ वर्क मूविंग एन ऑब्जेक्ट 15 मीटर, मूविंग एन ऑब्जेक्ट 15 meters in the direction of force,
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मुझे फोर्स की वैल्यू बता दो जल्दी जल्दी, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। बढ़िया। तो 900/15 यानी कि मैंने क्या कर दिया, वर्क डन बाय में डिस्प्लेसमेंट, समझे, वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, फोर्स। तो मैंने आसानी से बता दिया कि हाँ, वर्क डन की वैल्यू 900 है, डिस्प्लेसमेंट मुझे 15 दे रखी है, आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, अभी मैं अगर चेंज कर देता इन दी डायरेक्शन अपोजिट, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जगह लिख देता डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स, तो वर्क डन कैसा होता, नेगेटिव हो जाता। क्यों सर, क्योंकि देखो भाई, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, यानी कि -1 है ना। जीरो में क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू 1, कोस जीरो की वैल्यू 1, कोस 180 की वैल्यू -1, यही है ना। तो बस यहाँ पे आंसर 60 न्यूटन की जगह हो जाता -60 न्यूटन। क्लियर है, बढ़िया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, टारगेट तो था कि हम ये निपटा लेंगे वर्क एनर्जी पावर, लेकिन कल से मैं पीपीटीज वगैरह बना के लाया करूंगा, ताकि जो टाइम जा रहा है अपना मेन क्वेश्चंस वगैरह लिखने में वो ना जाए। ठीक है, एनी डाउट्स एवरीवन, किसी को कुछ पूछना हो? पक्का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उनकी, काइनेमेटिक्स, आप ग्रुप में ऐड हो? ओके, तो मॉड्यूल वगैरह मिल गए आपको? ठीक है, मॉड्यूल ले लेना मैनेजमेंट से, ठीक है। तो उसमें काइनेमेटिक्स के हमने क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, एंड लेक्चर्स अपलोड है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो उतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, अपने आप भी कर पाओगे। मैंने रिलेटिव मोशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन में बोट, रिवर बोट वगैरह प्रॉब्लम छुड़वा रखी थी, ठीक है, उनको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि उनसे भी पीवाईक्यू पूछा गया है। मोशन इन 2 डायमेंशन मैंने लगभग करवा दिया था, अगला टॉपिक मैंने इसीलिए स्टार्ट कर दिया ताकि वो टॉपिक तो आपको बाद में भी समझ में आ जाएगा जो हमने छोड़ रखा है, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो पाए, तो आप क्या लगा पाओगे, मॉक टेस्ट, समझे। अरे मेरी बहन, मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी फिलहाल आपको 80% सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, जल्दी का मतलब ये नहीं है मैं भगा रहा हूं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, अब सपोज आपके फिजिक्स में आते हैं आई थिंक 7-8 क्वेश्चन, सपोज 8 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने लास्ट के प्रीवियस ईयर पेपर देखे, मैंने ट्रेंड देखा, तो जिन जिन टॉपिक से पिछले 10 साल में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, मैं वो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये टॉपिक ऐसे भी नहीं है जो मैंने छुड़वाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया रिलेटिव वाला था, ठीक है, रिवर मैन बोट प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, ये वाली, ये चीजें आपको आगे दिक्कत नहीं देंगी, किन को छोड़ दिया तो आगे चीजें समझ नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं आपका सिलेबस बाकियों में अच्छा खासा बढ़िया चल रहा होगा, अच्छी पेस पे, तो आप जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सके फुल सिलेबस के, समझे। एक ये बात ध्यान रखना भाई, जस्ट सपने मत लेना कि मैं, मेरा आई मैट में हो जाएगा, इटली चला जाऊंगा अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, खुद को डेल्यूजन में मत रखना, ठीक है। बायो का सिलेबस मान लो हो गया है, लगानी स्टार्ट कर दो, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है ये, पढ़ाना तो हर कोई पढ़ लेता है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, बस ये रिवीजन से भी ज्यादा जरूरी है। रिवीजन होती रहेगी, अपने आप ही हो जाएगी, रिवीजन का मतलब यही तो है, हमने एक बार पढ़ रखा है उसको वापिस से देख रहे हैं, अब भले ही वो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं आया वापिस से देखेंगे कंसेप्ट क्या था, तो रिवीजन होती रहेगी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डेल्यूजन में मत रहना कि वहां पे यूरोप के बढ़िया बढ़िया कल्चर, जो उनकी सीनरीज, उनका नेचर होता है वो देख के खुश हो रहे हैं कि मैं तो इटली जा रही हूँ पढ़ने,
जा रहा हूँ। तो भाई मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। पेपर से 10 दिन पहले भी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो भी आपको शांत हो जाना है कि हाँ मेरा कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है। डरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने देखे हैं आप लोग भी, अरे 12th पास आउट करके आ रखे हो। टेस्ट सीरीज नहीं है क्या? कोई नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी क्या है, मॉक टेस्ट ही है एक तरीके से। फुल सिलेबस, हाँ कोई नहीं। वो भी बहुत है, नथिंग से तो समथिंग भी काफी है ना। तो ये सोच के कि अरे ये तो कितने हुए, 15 साल के पेपर हुए, इन्हें सोल्व कर लूंगी तो। नहीं नहीं, नहीं है जरूरी। 100% श्योरिटी तो कोई नहीं देता, है ना। लेकिन जितना समझना वही तो है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि क्या हो गया, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि चेंज ही कर देंगे। जैसे नीट में हुआ था, फिजिक्स काफी टफ बना दी थी, ठीक है। लास्ट आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था ऐसा कि फिजिक्स आसान आती थी, एकदम से उसी साल काफी लेवल बढ़ गया उसका। तो आपके रेयर चांसेस हैं, क्योंकि यूरोप में ऐसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि कुछ से कुछ भी कर दें। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्या है, आने वाले फ्यूचर क्वेश्चन है। कंसेप्ट ले दे के वहीं घूमेंगे, ठीक है, कुछ कुछ लिटिल लिटिल चेंज कर देंगे। क्लियर है। तो आपको मॉड्यूल्स मिले हुए हैं काइनेमेटिक्स वगैरह के, वहाँ से प्रैक्टिस करो। एंड मैं भी क्वेश्चंस फ्रेम करा करूँगा, जैसे मैंने अभी मान लो वो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, 2000 और 6000 न्यूटन जिसका आंसर आया था। उससे पहले मैंने आपको वैसे ही 3 क्वेश्चन और कराए थे। तो अगर आपने क्लास इलिस्ट्रेशंस, इनको क्या बोलते हैं जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, इन्हें क्लास इलिस्ट्रेशंस, इनको ही कर लोगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। नथिंग से समथिंग बेटर है। तो मैं तो क्या पता सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इसके चक्कर में कुछ भी ना करो, ये गलत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम डाउट सेशन भी जल्दी रखेंगे, जो काइनेमेटिक्स का है उसका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड आप इन्हें पीडीएफ भी शेयर कर देना, ठीक है। आपका ग्रुप, आपका नंबर ग्रुप में ऐड होगा तो मैं एक बार वापस से भेज दूंगा, एंड वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हाँ क्या क्या, आपकी आवाज़ कटी, फिर से बोलो। अच्छा, ओके ओके, हाँ तो काइनेमेटिक्स का और ये एनएलएम वगैरह का भी टेस्ट होगा। मैं एक बार बना लेता हूँ, उसके बाद ही प्रॉमिस करूंगा कब होगा, ठीक है। तो जल्दी ही आपका टेस्ट भी होगा, सरप्राइज टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। जो 9th क्लास की फिजिक्स थी ना, याद आ रही है आपको, वैसी सी है बिल्कुल। घबराना मत कि मुझे तो इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ना है। आपने सोचा कि मैं तो सारा कवर करने के चक्कर में टेस्ट नहीं दूंगी, उस दिन एबसेंट हो जाए, वैसे कुछ हो जाए, नहीं। टेस्ट से नहीं भागना है, आए ना आए, एक क्वेश्चन आए वो भी ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी प्रैक्टिस के बहाने, टेस्ट देने आना है। तो ऑनलाइन कैसे लेती है मैम टेस्ट? अच्छा गूगल फॉर्म, ठीक है, मैं भी वैसे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पूछना हो बताओ। ये नाम है उसका, हाँ। इनमें से, हाँ हाँ अब कराएंगे, थोड़ा सा मॉड्यूल मुझे अभी मिले है ना, बीच में थोड़ा बिजी हो गया था। अरे हाँ, वो यार मैं काफ़ी ट्रैवल में था बीच में, इसलिए नहीं कर पाया आपका रिप्लाई। हाँ, यही आसपास ही, ये घर गया था गाँव, ठीक है, हरियाणा में, जो मेरा विलेज है, हाँ। कैसे बता, बताया था। सही है। तो एवरीवन, और कुछ पूछना हो ऑनलाइन, ठीक है। टेस्ट वगैरह आपके होते रहेंगे गूगल फॉर्म से, एंड मॉड्यूल से भी क्वेश्चन देते रहेंगे। मैं देख लेता हूँ, उनका मॉड्यूल आ गया तो मैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है।